रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस ने सीजफायर का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के 5 शहरों कीव, सुमी, खार्किव, मरियोपोल, चरनीव में सीजफायर का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन्हीं शहरों में रूस ने सबसे ज्यादा बमबारी की है और इस वजह से भी सीजफायर की अहमियत ज्यादा है। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव की सीमाओं पर तैनात यूक्रेन के सैनिकों ने मुस्तैदी और बढ़ा दी ताकि पुतिन की सेना किसी भी तरह राजधानी में न घुस पाए। और इसके लिए यूक्रेन की सेना ने दूरबीन से भी सीमा पर मोर्चा संभाल लिया। वहां तैनात एक जवान अपने हाथों में दूरबीन पकड़े दिखा, जिससे वो कई किलोमीटर दूर तक फैले बॉर्डर की पहरेदारी करता नजर आया। यही नहीं, कीव की सीमा पर तैनात बाकी जवान भी हथियारों और अपने सुरक्षा कवच यानी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इसके बाद उन्होंने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ भी गिरा दिया ताकि वहां से गुजरने वाले लोगों की पड़ताल की जा सके, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही किसी को भी कीव के अंदर या बाहर जाने की इजाजत है। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन हो चला है और ये लड़ाई लगातार तेज और घातक होती जा रही है। अब खबर आई है कि यूक्रेन की सेना ने कीव में रूस के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक एक विमान को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया, वहीं दूसरे प्लेन को यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यूक्रेन से भीषण तस्वीरें, लगातार तबाही की तस्वीरें। आज 13 दिन हो चले हैं, 12 दिन बीत गए हैं, लेकिन आज भी जब तीसरे दौर की बातचीत सोमवार को हुई यानी कि कल हुई तो भी कुछ खास बात नहीं बन पाई। और ऐसे में हमले लगातार जारी हैं रूस की तरफ से यूक्रेन पर। वो कब्जा किसी भी कीमत पर करना चाहता है। उधर रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कई शहरों में विरोध तेज हो गया। यूक्रेन पर जारी हमलों को रोकने की मांग पर वहां पिछले कई दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी मॉस्को में भी कई लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए, जिन्हें वहां की पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ा। इस कार्रवाई से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ते हुए उनका पीछा किया। इस दौरान हवा में गोलियां भी चलाई गईं, जिसके बाद एक प्रदर्शनकारी को पकड़कर पुलिस वाले ने जमीन पर गिरा दिया। इसी तरह प्रदर्शन में शामिल कई दूसरे लोगों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। कई जगहों पर पुलिस के जवान सड़कों पर दीवार की तरह खड़े दिखाई दिए। लेकिन पुतिन का विरोध न सिर्फ मॉस्को बल्कि सेंट पीटर्सबर्ग में भी देखने को मिला, जहां यूक्रेन से जारी जंग के विरोध में जगह जगह जुलूस निकाले गए। इसी तरह रूस के 59 शहरों में भी प्रदर्शन हुए। बताया गया कि करीब 4000 लोगों को हिरासत में लिया गया। कुछ जगहों पर जो लोग आसानी से नहीं गए, उन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। और रूस यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के मेजर जनरल को मारने का दावा किया है। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मारने का दावा किया है। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रूस के मेजर जनरल हैं और यूक्रेन की सेना का इनको लेकर बड़ा दावा है। उसने ये कहा है कि रूसी मेजर जनरल को उनकी सेना ने खदेड़ दिया है, मार गिरा है। खार्किव में मेजर जनरल को मार गिराया गया है, ये कहा जा रहा है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये रूसी मेजर जनरल है जिनको युद्ध के लिए यूक्रेन में भेजा गया था। उधर यूक्रेन के कई शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में कड़ा संघर्ष जारी है। कई जगहों पर रूस की वायुसेना के विमानों को गिराए जाने की खबरें आई, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर गिरा हुआ दिखाई दिया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे दिखे। मलबा देखकर यह पहचान पाना भी मुश्किल हो गया कि यह एक हेलीकॉप्टर था। बाद में लोगों ने रूस के इसी हेलीकॉप्टर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली। यूक्रेन की फौज ने रूस के कुछ लड़ाकू विमानों को भी गिराने का दावा किया। और यूक्रेन की सेना लगातार रूस के लड़ाकू विमानों और उसकी सेना के काफिलों को निशाना बना रही है। वहां की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक फाइटर प्लेन के कॉकपिट में बैठे यूक्रेन के सैनिक दिखाई दिए। उनमें से एक सैनिक ने सामने बनी स्क्रीन को देखते हुए एक मिसाइल दाग दी। एक हल्के धमाके के बाद विमान में झटके लगे, लेकिन सब कुछ शांत होते ही सामने लगी स्क्रीन पर दागी गई मिसाइल एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दी। थोड़ी देर बाद ही यूक्रेन के लड़ाकू विमान में बैठे सैनिक तालियां बजाने लगे। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के एक और लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया गया। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई। जंग के 12वें दिन रूस के टैंकों का एक भारी भरकम काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच गया, जिसका एक वीडियो रूस की ओर से जारी किया गया।
जिसमें ये टैंक बर्फबारी के बीच तेजी से कीव की ओर बढ़ते दिखे, जबकि सड़क के दोनों तरफ गोला बारूद से लदी रूसी सेना की कई गाड़ियां खड़ी नजर आईं। रूस की पूरी कोशिश जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जे की है, जिसके लिए उसकी फौज का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। कुछ रोज पहले इस काफिले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी, जबकि एक दिन पहले खबर आई थी कि रूस के करीब 1.5 लाख सैनिकों ने कीव को घेर रखा है, जो कभी भी राजधानी पर कब्जे के लिए अंतिम प्रहार कर सकते हैं। लेकिन रूस को कीव की ओर बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, जिसमें उन्हें कई बार कामयाबी भी मिली। हालांकि वो पूरी तरह से रूस के काफिले को पीछे धकेलने में सफल नहीं हो पाए और अब रूस की पकड़ कीव पर धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए हैं। 13 दिनों से जारी जंग में रूसी सैनिक भले ही कीव के बेहद नजदीक पहुंच गए हों, लेकिन वहां अब तक उनका कब्जा नहीं हो पाया है, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने अब तक उन्हें कीव के भीतर नहीं घुसने दिया। यही वजह है कि कीव पर कब्जे के लिए रूस ने मिसाइल हमलों का सहारा लिया। पिछले कई दिनों से रूसी सेना कीव शहर पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है, लेकिन अब उसने शहर के आसपास के गांवों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक तस्वीर आई कीव के पास के एक गांव से, जहां रूस के मिसाइल हमले में एक चर्च आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। आग ने चर्च के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और उससे उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। इस दौरान एक आदमी तेजी से जलते हुए चर्च की तरफ आगे बढ़ता नजर आया, जबकि उसके पीछे ही एक और आदमी इस पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। बताया गया कि रूस के हमलों में चर्च पूरी तरह तबाह हो गया। उधर चीन के घटिया टायरों ने जंग के मैदान में रूस की सेना को बीच रास्ते में ही धोखा दे दिया, क्योंकि रूस कीव की घेराबंदी के लिए जिस 64 किलोमीटर लंबे काफिले को लेकर आगे बढ़ रहा था, उसमें शामिल ज्यादातर गाड़ियों में चीन के टायर लगे हैं, जिनकी क्वालिटी इतनी घटिया है कि रूस की सेना उनके दम पर आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 4 मार्च को यह खबर आई थी कि रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बाद भी वो काफिला कीव तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि रूसी सेना की ज्यादातर गाड़ियों में लगे चीन के घटिया टायर या तो फट गए या फिर यूक्रेन की गीली जमीन में धंस गए। ये दावा अमेरिकी सेना में 10 साल तक व्हीकल एक्सपर्ट के तौर पर काम कर चुके ट्रेंट चेलेंको का है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी बताया कि चीनी टायरों की क्वालिटी घटिया होने की वजह से वो जल्दी घिस जाते हैं। उन पर बदलते मौसम का असर भी दूसरे टायरों के मुकाबले ज्यादा होता है। यही नहीं, लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहने से भी चीनी टायर ज्यादा दबाव पड़ने से लगातार फटते जा रहे हैं। और तो और दलदली जमीन में फंसने के बाद रूसी सेना के ट्रक इन टायरों के दम पर बाहर तक नहीं निकल पा रहे। यही वजह है कि रूस को अपने इस विशालकाय काफिले को आगे बढ़ाने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने दुश्मन देशों की लिस्ट जारी कर दी है। वहां की कैबिनेट ने 31 देशों की एक लिस्ट को मंजूरी दी है, जिसे रूस अपना दुश्मन मान रहा है। रूस ने जिन 31 देशों की लिस्ट जारी की है, उनमें अमेरिका, ब्रिटेन और जापान शामिल है। इसके अलावा रूस के दुश्मन देशों की लिस्ट में यूरोपियन यूनियन के 27 देश भी शामिल हैं। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ताइवान का नाम भी इसी लिस्ट में है। यानी यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में जो देश रूस के विरोध में खड़े हैं, उनका नाम उसने दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देशों ने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन की खुलकर मदद करने के लिए नहीं उतर रहे अमेरिका ने अब उसकी बहुत बड़ी मदद करने का फैसला किया है। उसने नेटो देशों को यूक्रेन को फाइटर जेट देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका और नेटो की नीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि वो यूक्रेन को सैन्य मदद देकर और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन वहां अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी लड़ाई में उलझने से बच रहे हैं। ऐसे में नेटो देशों को यह मंजूरी देकर कि वो यूक्रेन को अपने लड़ाकू विमान दे सकें, अमेरिका ने बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की, जिसके बाद पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया जैसे यूक्रेन को घेरे हुए नेटो देशों के लिए उसे अपने लड़ाकू विमान देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बल्कि खबर है कि पोलैंड तो यूक्रेन को जल्द ही मिग फाइटर जेट देने भी जा रहा है। और तो और एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह भी बताया कि अगर पोलैंड अपने लड़ाकू विमान यूक्रेन को भेजेगा तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका पोलैंड को अपने फाइटर जेट देने पर विचार कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रूस से लड़ने के लिए पूर्वी यूरोप के देशों से फाइटर एयरक्राफ्ट मांग भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका का यह फैसला जंग को रोकने के बजाय आग में घी डालने का काम कर सकता है।
और रूस की मिसाइलें अब यूक्रेन में गैस पाइपलाइन और तेल के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। लुहांस्क के बाद जतोमर में भी रूस ने मिसाइलों से एक तेल डिपो पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में पहले तो वहां के पूरे इलाके में शांति दिखाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक तेज आवाज आई और चारों तरफ रोशनी फैल गई। रोशनी छटने के बाद जो दिखाई दिया वो डरा देने वाला था। मिसाइल के टकराते ही तेल डिपो से आग का एक गोला आसमान की तरफ उड़ता नजर आया। ऐसा लगा मानो कोई बड़ा बम फट गया हो। थोड़ी देर तक तेल डिपो से धमाकों की आवाजें आती रही। इसके बाद वहां भीषण आग लग गई और रात के अंधेरे में बस तेल डिपो का वो हिस्सा ही दिखाई दिया जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। वहां से निकले काले धुएं ने वहां के बड़े इलाके को ढक दिया, जबकि तेल डिपो में लगी आग और भड़कती गई और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को तुरंत वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया और तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई टीमें वहां पर लगा दी गई। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पानी की बौछारें छोड़नी शुरू की, लेकिन वहां लगी आग पर पानी की तेज धार का भी कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दिया। आग और भड़कती गई। देखते ही देखते उसने पूरे तेल डिपो को लपटों से ढक दिया। बताया गया कि तेल डिपो में लगी आग से वहां के आसपास के इलाकों में काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस मिसाइल हमले में किसी की जान नहीं गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने सुनवाई के दौरान यूक्रेन ने रूस पर जनसंहार का आरोप लगाया। हालांकि रूस इस सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई थी और नरसंहार की इसी शिकायत पर हॉलैंड के द हेग शहर में सुनवाई शुरू हुई। इसके पहले दिन यूक्रेन ने रूस पर निर्दोष लोगों को मारने का आरोप लगाया। साथ ही कोर्ट से अपील की कि वो रूस को तुरंत युद्ध बंद करने का आदेश दे। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान रूस ने अदालत से दूरी बनाए रखी, जिस पर यूक्रेन ने सवाल उठाए। The fact that Russia's seats are empty speaks loudly. They are not here in this court of law. वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने इस सुनवाई में रूस के हिस्सा नहीं लेने पर दुख जताया। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और 13वां दिन आज हो चला है और इस बीच एक के बाद एक यूक्रेन की तरफ से कई तरीके के वीडियो भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां पर उसका ये दावा है कि उसके कई हेलीकॉप्टर, रूस के कई सारे हेलीकॉप्टर उसने अब तक ध्वस्त कर दिए हैं। और 13 दिनों से लगातार ये युद्ध जारी है। भीषण युद्ध अब महायुद्ध में तब्दील होता हुआ। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो खुद जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, जहां पर भीषण घमासान और किस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये जो प्लेन इस वक्त आप जमीन पर गिरा हुआ, पटखनी खाया हुआ, तहस नहस ध्वस्त देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूसी हेलीकॉप्टर था जिसको कि यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया और उसके परखच्चे किस तरीके से उड़ गए। मान ऐसा लग रहा है कि कोई खिलौना जमीन पर आ पटका हो। जिसके तहत राजधानी कीव और खार्किव समेत कई शहरों में कुछ घंटों के लिए हमले रोक दिए गए। इसके अलावा रूस ने जंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए यूक्रेन को अलग अलग सीमाओं पर कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की। यानी लोगों को निकालने के लिए एक रूट तय कर दिया गया। यह कॉरिडोर यूक्रेन के उन शहरों से जुड़े होंगे जहां रूसी सेना का हमला सबसे ज्यादा है। खबर है कि रूस ने यह कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अपील के बाद उठाया। इससे 2 दिन पहले रूस ने मारियोपोल और वोल्नोवाखा में 7 घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया था। और रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से युद्ध लगातार जारी है। रूस की तरफ से यूक्रेन के शहरों में बमबारी की जा रही है, जिसकी वजह से कई शहर मलबे में तब्दील दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन के लुगांस्क से सामने आई। वहां मिसाइल हमले के बाद एक ऑयल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और विस्फोट के साथ ही उसमें आग लग गई। कुछ ही देर में ये आग पूरे डिपो में फैल गई। आग लगने के बाद डिपो से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लुहांस्क का क्षेत्र है यूक्रेन का, जहां पर ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया रूस की ओर से। कहा जा रहा है कि रूस ने ही यहां पर मिसाइल अटैक किया, जिसके बाद धुंधू कर पूरा का पूरा ऑयल डिपो जलता रहा। और आसपास इस तस्वीर को देखने के बाद हड़कंप मच गया और धुएं का गुबार किस तरीके से आसमान में उठ रहा है। भीषण आग यहां पर तेल डिपो में लगी और ऐसे ही क्षेत्रों को लगातार रूस की ओर से चिन्हित भी किया जा रहा है जहां से महातबाही हो सके। अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान को यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जंग के 12वें दिन दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई, जिसमें रूस ने कीव समेत 4 शहरों में कुछ घंटों के लिए सीज फायर का ऐलान किया। और युद्ध की वजह से तबाह हो चुके शहरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने एक रूट प्लान बनाकर दिया, जिसे यूक्रेन ने मानने से ही इनकार कर दिया।
з-під Києва в Білорусь з тим, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію. रूस की तरफ से दिए गए रूट प्लान में राजधानी कीव और उसके पास के शहरों से लोगों को बेलारूस भेजने का ऑफर दिया गया, जहां से वो रूस के लिए विमानों के जरिए भी जा सकते हैं। क्योंकि कीव से बेलारूस नजदीक है और इस रूट के जरिए लोगों को जल्दी और आसानी से निकाला जा सकता है। इसी वजह से रूस ने इस रूट प्लान का सुझाव दिया था, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। जिन शहरों के लिए ये रूट प्लान तैयार किया गया उनमें कीव और उसके आसपास उसके पास के इवांकीव, देनेर और विश्वरोद शहर शामिल हैं। इनमें इवाकीव शहर बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 85 किलोमीटर दूर है, जहां तक बस से पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा, जबकि देनेर से बेलारूस की दूरी 121 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में 1.5 घंटे लगेंगे। इसी तरह विश्वरोद में बेलारूस के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है और वहां करीब 2 घंटों में पहुंचा जा सकता है। राजधानी कीव भी बेलारूस बॉर्डर क्रॉसिंग स्टेशन से 150 किलोमीटर ही दूर है और वहां भी करीब 2 घंटों में जाया जा सकता है, जबकि कीव से पोलैंड की दूरी करीब 950 और रोमानिया की दूरी 573 किलोमीटर है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने बेलारूस का नाम यूक्रेन के सामने रखा। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि सीज फायर के दौरान रूस उसके नागरिकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। रूस ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के 5 शहरों कीव, सुमी, खार्किव, मारियोपोल, चर्नीव में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान युद्ध में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन्हीं शहरों में रूस ने सबसे ज्यादा बमबारी की, इस वजह से भी सीज फायर की अहमियत ज्यादा है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना के हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। रूस के लड़ाकू विमानों ने वहां के कई इलाकों में जमकर बमबारी की, जिसकी वजह से खार्किव के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा। एक जगह तो इमारत में लगी आग कई घंटों बाद भी नहीं बुझ सकी। इसी तरह एक दूसरी इमारत में भी रूस की सेना ने निशाना बनाया, जिसके बाद उसके चारों तरफ मलबे का ढेर लग गया, जिसके नीचे दबकर कुछ लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, वहां खड़ी कई गाड़ियों के तो परखचे उड़ गए। रूस ने इन रिहायशी इमारतों के साथ खार्किव की एक यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ा। वहां भी मिसाइलों के हमलों से सब कुछ तहस नहस दिखाई दिया। इसी तरह शहर के दूसरे इलाकों में भी रूसी सेना ने भारी तबाही मचाई। और यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी हैं। रूस के सैनिक ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, जिससे बचने के लिए लोग बैरकों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दावा यह भी है कि रूसी सैनिक बैरकों को भी अब निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के मिकोलाइव में भी एक बैरक को निशाना बनाया गया। दावा यह किया जा रहा है कि रूसी सैनिकों ने बैरक पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में 8 लोगों की मौत हो जाने की भी खबर है, जबकि कई लोग लापता बताए गए हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना के ने इलाका छोड़ने का एक वीडियो रूसी सेना ने जारी किया, जिसके साथ ये दावा भी किया गया कि रूसी सैनिकों ने वहां से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया, जिसकी वजह से वो जगह पूरी तरह वीरान हो गई। वहां कुछ फौजी टैंक और गाड़ियां भी नजर आईं, जो आग में जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गईं। इसके अलावा रूसी सेना ने उन बंकरों और इमारतों की भी तस्वीर जारी की, जहां छिपकर यूक्रेन के जवान उन पर गोलियां बरसा रहे थे। दावा किया गया कि इस इलाके पर दोनों सेनाओं के बीच काफी लंबी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के जवानों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन ने कहा कि आज की बातचीत में दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। और इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी हैं और कहा है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो तुरंत युद्ध को बंद कर दिया जाएगा। रूस ने सैन्य कार्रवाई बंद करने, तटस्थ बने रहने के लिए संविधान में बदलाव, क्राइमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता और डोनेस्क लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की शर्त रखी है। उधर रूस ने यूक्रेन में लड़ाई के लिए सीरिया के लड़ाकों को बड़ा ऑफर दिया। अमेरिकी मीडिया ने अपनी सेना के बड़े अधिकारियों के हवाले से यह दावा किया, जिसमें कहा गया कि रूस ने यूक्रेन की जंग में सीरिया के लड़ाके भी उतार दिए, जिन्हें खास तौर पर लिबिया के शहरों में लड़ने का अच्छा अनुभव है। यानी ये लड़ाके रूस के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहरों में मददगार साबित हो सकते हैं। सीरिया के मीडिया ने भी इन लड़ाकों के यूक्रेन में होने का दावा किया। इस लड़ाई के लिए उन्हें रूस से $200 से $300 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 15 से 25 हजार रुपए का ऑफर दिया गया। इसके बाद इन लड़ाकों ने यूक्रेन में हमलों के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी।
और इस बीच यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई का असर राजधानी कीव में जगह जगह देखने को मिला। वहां पर अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया है, जिस वजह से कीव की सड़कें वीरान हो गई हैं। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर दूर तक कोई दिखाई ही नहीं दिया। केवल सड़कें ही नहीं, कीव रेलवे स्टेशन के भी वही हालात दिखे। यही नहीं, राजधानी की ऐतिहासिक इमारतों में भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। वहीं खबर है कि रूस से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को बचाने के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों ने फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यह है ज़ेलेंस्की का प्लान बी। कहा जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन में अपने इशारों पर चलने वाली सरकार बिठा दी तो ज़ेलेंस्की का ठिकाना होगा पश्चिमी यूक्रेन में मौजूद मशहूर कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला, जहां पहाड़ों पर तैयार राष्ट्रपति भवन से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सरकार चलाएंगे। 3 दिन पहले रूस ने दावा किया था कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश पोलैंड भाग गए, लेकिन रूस के दावे को नकारने के लिए अगले दिन ज़ेलेंस्की खुद सामने आए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कीव में अपने दफ्तर में मौजूद होने का एक वीडियो शेयर कर दिया। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए सेना ने राजधानी कीव में ही कई सेफ हाउस बनाए हुए हैं। बताया गया कि ज़ेलेंस्की उनमें ही किसी सेफ हाउस में बैठकर पूरी जंग पर नजर रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो बार बार अपना ठिकाना भी बदल देते हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के इसी तगड़े इंतजाम की वजह से ज़ेलेंस्की 12 दिन से रूस की सेना से बचे हुए हैं। लेकिन डर है कि अब राजधानी कीव रूस के कब्जे से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए यह फैसला लिया गया कि अगर रूस ने यूक्रेन में अपना आदमी राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पश्चिमी यूक्रेन की कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला से अपनी सरकार चलाएंगे। और उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद लोगों के लिए ट्रेनों से राहत सामग्री पहुंचाने का काम तेज हो गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें वहां के लिए के लीवियो शहर से सामने आई हैं, जहां से कीव में फंसे लोगों के लिए ट्रेनों के जरिए राहत सामग्री भेजी गई। और कीव रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेनों से खाने पीने के सामान से भरे डिब्बों को उतारा गया, जिसके बाद उस सामान को वहां मौजूद लोगों की मदद के जरिए जगह जगह पहुंचाया गया। कतर की राजधानी दोहा में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के एपरेटस वर्ल्ड कप के दौरान अंग्रेजी का जेड अक्षर दिखाने पर रूस का एक जिम्नास्ट फंस गया और अब उस पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस की सेना अपनी गाड़ियों पर इसी कोड का इस्तेमाल कर रही है। और इसी वजह से 20 साल के रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियक के एपरेटस वर्ल्ड कप के फाइनल में जेड लिखे सूट पहनकर प्रदर्शन करने पर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पिछले 12 दिन से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में रूसी सेना जिन टैंकों, ट्रकों और बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है उन पर यही जेड कोड लिखा है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इस कोड का रहस्य भी अभी तक सामने नहीं आ सका है। यही वजह रही कि जब रूसी जिम्नास्ट ने अपने देश के समर्थन में इस कोड का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया में बवाल हो गया। उन्होंने फाइनल में जेड लिखे सूट को पहनकर अपना खेल दिखाया और वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि यूक्रेन के खिलाड़ी इलिया कोवतुन ने फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियक मेडल लेने के दौरान भी वही जेड लिखा सूट पहनकर यूक्रेन के खिलाड़ी के ठीक बगल में खड़े दिखाई दिए। हालांकि इस हरकत के बाद FIG यानी अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। और उधर यूक्रेन के जवानों ने खार्किव में रूस के काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस काफिले में कई ट्रक थे जिनके जरिए रूसी सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाई जानी थी, मगर अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उन ट्रकों को आग लगा दी गई। यूक्रेन की सेना ने घात लगाकर यह हमला किया है, जिसकी वजह से सड़क पर खड़े रूस की सेना के ये ट्रक कबाड़ हो गए। इस काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों का भी ऐसा ही हाल है। कई ट्रक तो अचानक हुए इस हमले के बाद बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ों से टकरा गए। यूक्रेन के साथ जारी जंग में अब रूस ने अपने बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई 34 का इस्तेमाल तेज कर दिया। उसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें बम बरसाने वाला यह फाइटर जेट घातक हथियारों के साथ रूस के एक एयरबेस से उड़ान भरता नजर आया। चंद मिनटों में ही उसने यूक्रेन की सीमा में घुसकर बमों की बरसात शुरू कर दी, जिसमें यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया गया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के सुखोई 34 विमान ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके अलावा वहां रूस के कुछ और लड़ाकू विमान जंग पर जाने से पहले अपनी तैयारियों को परखते दिखे। बताया गया कि इन विमानों के जरिए राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में यूक्रेन ने भी अब तक कई वीडियो जारी किए, जिनके जरिए उसने रूस के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को हवा में ही ढेर करने के सबूत पेश किए।
तो वहीं रूसी हमले से बेखौफ यूक्रेन की सेना उनके सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं। यूक्रेन के जवानों ने आखिरी दम तक अपने देश के लिए मैदान में डटे रहने की कीमत खाई है और आखिरी सांस तक लड़ने के लिए हिम्मत के साथ भी हथियार भी जुटा लिए हैं। बंकरों में मुस्तैद जवानों ने रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी होने का दावा किया है, जिसके बाद कुछ इलाकों में जोरदार बमबारी भी हुई। यूक्रेन की सेना ने रूसी जवानों को रोकने के लिए लगातार कई बम फोड़े, जिससे वहां पूरे इलाके में धुआं फैल गया। उधर जंग के बीच यूक्रेन के लुहांस्क में एक तेल के डिपो में ऐसी आग लगी कि देखने वाले थर्रा गए। कहा जा रहा है कि तेल के डिपो पर सुबह सुबह मिसाइल गिराएगी, जिसके बाद एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट हुआ कि पूरा लुहांस्क शहर हिल गया, जिसकी अलग अलग एंगल से तस्वीरें आईं और हर तस्वीर देखकर सिर्फ डर लगा, क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान छू रही थी। यही नहीं, तेल के डिपो से निकलने वाले धुएं ने तो लुहांस्क शहर पर काले बादल बनाना शुरू कर दिया। धुएं का ये गुबार शहर में ऐसा फैला मानो वो उसे निगल जाएगा। ये आग सुबह लगी थी और शाम तक यूं ही धधकती रही, जिसकी वजह से लुहांस्क में आम लोगों की परेशानी बढ़ती रही। वैसे इस शहर में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जोर आजमाइश चल रही थी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि लुहांस्क में रूस थोड़े थोड़े समय बाद बम बरसा रहा है और इसीलिए वो दिन हो या रात तैयार रहती है। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें यूक्रेन की सेना एक बंकर में युद्ध की तैयारी करती दिखी। वहां के सैनिक अपने हथियारों को धार देते दिखे। उनके पास जंग का जो भी सामान था वो उसके साथ अलर्ट नजर आए, क्योंकि उनका मानना है कि रूस की सेना हमला करने से पहले दिन या रात नहीं देखती। लुहांस्क यूक्रेन के उन इलाकों में एक है जहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादी सक्रिय रहे हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के विननिचा एयरपोर्ट पर हमला बोल दिया। एयरपोर्ट में मौजूद पेट्रोल के टैंक को निशाना बनाकर रूस की सेना ने मिसाइल वहां पर दागी, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। कुछ ही मिनट में वहां आग के बड़े बड़े गोले बनते दिखाई दिए, जिन्हें बुझाने में दमकल विभाग के पसीने छूट गए। आग पर काबू पाने के लिए वहां पानी के कई टैंक मंगवाए गए, लेकिन पेट्रोल की वजह से वो भड़कती चली गई। जिसके बाद दमकल विभाग के लोगों ने मिट्टी के टीले के पीछे छिपकर उस पर पानी फेंकना शुरू किया। काफी देर तक चली कोशिश के बाद जब उसे बुझाया गया, तब जाकर बिल्डिंग दिखाई दी, जो मिसाइल हमले की वजह से 2 हिस्सों में बंट गई थी। हालांकि इसके घंटों बाद तक भी वहां से धुआं उठता रहा, जो कई किलोमीटर दूर से भी दिखा। उधर कूटनीति के मामले में भारत का दम देखकर इमरान खान के भी होश उड़ गए। इमरान खान की बौखलाहट उनकी एक रैली में साफ हो गई, जहां वो यूक्रेन और रूस की जंग पर बोल रहे थे। जिसके बाद यूरोपियन यूनियन के 22 देशों के राजदूतों ने इमरान खान को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान से अपील की गई कि वो यूक्रेन का साथ दे, लेकिन इमरान खान इस पर आपा खो बैठे। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? इससे पहले इमरान खान की भारी फजीहत हुई थी जब वो व्लादिमीर पुतिन से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि जिस दिन वो मॉस्को पहुंचे उसी दिन रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी। इमरान खान की झुंझलाहट उनके भाषण में साफ दिखी। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान खुलकर रूस के साथ खड़ा है। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है और अब ये जंग और भीषण हो चली है। यूक्रेन के निकोलेव शहर में रूस और यूक्रेन की सेना का आमना सामना हो गया, जिसके बाद यूक्रेन के सभी सैनिक एक जगह पर छिप गए। तभी उनमें से एक ने रूस की सेना की तरफ एक रॉकेट से हमला कर दिया। तेज धमाके के साथ लॉन्चर से निकला रॉकेट कई किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जहां रॉकेट गिरा वहां भी एक और धमाका हुआ था। साथ ही आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ऐसी तस्वीर आई चरनीव से, जहां पर एक सड़क पर रूसी सेना के कई ऑयल टैंकर जले हुए दिखाई दिए, जबकि वहां यूक्रेन के 2 सैनिक हाथों में हथियार लिए उन टैंकरों के पास से गुजरते हुए नजर आए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस के इस काफिले में शामिल एक भी तेल का टैंकर उनके हमले के बाद सही सलामत नहीं बचा। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच पाकिस्तान के कराची से खबर आई, जहां साल 1999 में हुए कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल आतंकी जहूर मिस्त्री और जाहिद अखुन की हत्या कर दी गई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि उसकी हत्या 1 मार्च को हुई। जो कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था
जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर साल 1999 में एयर इंडिया के विमान IC-814 को अगवा किया और फिर उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मारा गया आतंकी जहूर मिस्त्री कराची में पिछले कई वर्षों से अपनी पहचान बदल कर रह रहा था, जिसकी हत्या 1 मार्च को 2 मोटरसाइकिल सवारों ने कर दी। बताया गया कि हत्या से पहले दोनों हमलावरों ने उसके फर्नीचर गोदाम की रेकी की और फिर अकेला पाकर उसे मौत के घाट उतारा। खबर तो यह भी है कि उसके जनाजे में जैश ए मोहम्मद के कई बड़े आतंकी भी शामिल हुए। पाकिस्तान के जियो टीवी ने कराची में एक व्यापारी की हत्या की पुष्टि की। बताया गया कि यह वही आतंकी जहूर मिस्त्री है जो बाद में वहां लकड़ी का कारोबार करने लगा था, जिसकी हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसके जरिए हमलावरों का पता चला। एयर इंडिया के विमान IC-814 को 5 आतंकियों ने 24 दिसंबर 1999 को नेपाल से अगवा कर लिया था, जिसे 180 यात्रियों को लेकर दिल्ली आना था। लेकिन जहूर मिस्त्री समेत 5 दहशतगर्दों ने विमान को पाकिस्तान ले जाने की मांग की, लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले विमान कुछ देर के लिए अमृतसर में रुका और फिर वहां से लाहौर रवाना हुआ, जहां कुछ देर रुकने के बाद ये लोग विमान को दुबई होते हुए अफगानिस्तान के कंधार ले गए। तब वहां तालिबान की हुकूमत। इन लोगों ने विमान को छोड़ने के एवज में भारत की जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को रिहा करने की मांग की थी, जिन्हें तब की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छोड़कर अपहरण कांड में बंधक बनाए गए यात्रियों को छुड़वाया था। हालांकि इन यात्रियों में एक की आतंकियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। और रूस यूक्रेन के बीच 13 दिनों से जंग लगातार जारी है। एक तरफ रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रहे हैं, वहीं मसले का हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तीनों बार ही नतीजा बेनतीजा ही रहा। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सभी ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर और प्रतिबंध बढ़ाने का ऐलान किया। इधर यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच उसके पड़ोसी देश पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से भारत के एक जख्मी छात्र की वतन वापसी हो गई। हरजोत सिंह नाम के इस भारतीय छात्र को 1 हफ्ते पहले कीव में गोलियां लग गई थी, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे ऑपरेशन गंगा के तहत अपने देश लाने की कोशिश तेज कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने अहम भूमिका निभाई। वो पोलैंड के रेशोव एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए रवाना हो रहे जख्मी हरजोत सिंह का सिर सहलाकर हौसला बढ़ाया। इससे पहले उसे एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया, फिर उसे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान तक ले जाने के लिए सभी इंतजाम किए गए, जिसके बाद युद्ध में रूस की गोलियां लगने से घायल हुए इस भारतीय छात्र ने करीब 200 छात्रों के साथ भारत के लिए उड़ान भरी। पोलैंड से आए इस विमान ने यूपी के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की। मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे बेटे को वहां से निकाला। जिसके बाद हरजोत को दिल्ली के धौला कुआं में मौजूद आर्मी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया गया कि हरजोत सिंह के इलाज का पूरा खर्च भारत सरकार उठाएगी। उधर जंग के बीच पूरी दुनिया की नजर उस वक्त पर भारत पर टिक गई जब प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बातचीत की। इन दोनों नेताओं से पीएम ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के बारे में चर्चा की, क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता है यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को वहां से निकालना। जब प्रधानमंत्री ने पुतिन से फोन पर बात की तो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकलने दिया जाए। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर अपनी चिंता जताई और रूस से कहा कि वो वहां से भारतीयों को निकालने में मदद करे। जिसके बाद पुतिन ने पीएम को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। रूस ने यूक्रेन में जिन जगहों पर सीज फायर का ऐलान किया है, उनमें वहां का सुमे इलाका भी शामिल है। इस इलाके में भारत के करीब 700 लोग फंसे हुए हैं, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने पुतिन को बताया। जिसके बाद पुतिन ने भारत को आश्वासन दिया कि वो सुमे में फंसे भारतीयों की वतन वापसी में मदद करेंगे। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की तीसरी बार बात हुई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में जंग के मोर्चे पर एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। यूक्रेन के सुरक्षा बल में शामिल इस जोड़े की शादी वहां एक चेक पॉइंट पर हुई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन सेना की वर्दी पहने नजर आए। इनके अलावा इस शादी में शामिल मेहमान भी सैनिक ही थे, जो अपने कंधों पर हथियार टांगे इस जोड़े पर फूल बरसाते दिखे। इसके बाद सेना की वर्दी पहने पादरी ने रीति रिवाज से ये शादी करवाई। फिर उनके साथियों ने गाने गाकर उन्हें बधाई दी। ये जोड़ा पिछले 22 साल से साथ था और इनकी 18 साल की एक बेटी भी है।
लेकिन इन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। मगर जंग में पल पल बदलते हालात के बीच इस जोड़े ने शादी करने का फैसला लिया। इस शादी में राजधानी कीव के मेयर भी शामिल हुए। और रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक रूस की सेना को यूक्रेन की सेना से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही है और इस वजह से रूस लंबी रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। रूस के इस कदम से यूक्रेन में ज्यादा लोगों की जान जा रही है। राष्ट्रपति पुतिन को बातचीत के जरिए इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। तो जंग के बीच अमेरिका का बड़ा बयान इसको लेकर सामने आया है। पुतिन को लेकर नाराजगी जरूर है अमेरिका के अंदर और रूस ने दागी लंबी रेंज की मिसाइलें। कहा गया है मिसाइल हमले से ज्यादा मौतें हो रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मिसाइल अटैक रूस की ओर से किए जा रहे हैं उससे हालात बद से बदतर हो गए हैं और आम नागरिक वहां पर जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनका पलायन लगातार जारी है।